तो क्या चीज़ है जो किसी डरावनी कहानी को मतलब इतना असरदार बना देती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नैनीताल के एक भूत या जंगल की कहानी को परत दर परत खोलकर हम देखेंगे कि कैसे इसके किरदार, इसकी बनावट और इसका जो मैसेज है वो सब मिलकर एक ऐसा खौफनाक माहौल बनाते हैं जो हमें आखिर तक सीट से उठने नहीं देता। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन खौफनाक शब्दों से होती है। सोचिए, ये एक व्लॉगर के आखिरी वीडियो के शब्द हैं। ये लाइनें ये हमें बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा उस रहस्य और डर के माहौल में खींच लेती हैं, जहां कहानी का पहला किरदार बेचारा फंसा हुआ है। तो मिलिए कहानी के पहले किरदार से। आर्यन, एक यूट्यूबर जो मशहूर होने के लिए, आप जानते हैं ना, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और बस यही जुनून, यही जिद उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन के ना दो चेहरे हैं। एक तरफ उसका वो कॉन्फिडेंट खतरों का खिलाड़ी वाला अंदाज, और दूसरी तरफ उसका वो भयानक अंजाम। ये तो हॉरर कहानियों का एक क्लासिक फॉर्मूला है ना, एक ऐसा कैरेक्टर जो सारे नियम तोड़ता है और फिर उसे इसकी सजा मिलती है। सच तो ये है कि उसकी लापरवाही ही उसकी मौत की वजह बन जाती है। और ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। इस टूटे फूटे साइन बोर्ड को देखकर भी आर्यन रुकता नहीं है। नहीं, वो जानबूझकर इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है और कांटेदार तारों को लांघकर उस दुनिया में कदम रख देता है जहां इंसानों के नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति के नियम चलते हैं। और बस यहीं से अलौकिक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। रास्ता गायब, टेक्नोलॉजी फेल, मदद की कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं। और ठीक तभी वो साया सामने आता है। एक के बाद एक ये सारी घटनाएं चीख चीख कर बता रही होती हैं कि आर्यन अब पूरी तरह से उस आत्मा के जाल में फंस चुका है। और फिर आते हैं आत्मा के वो शब्द जो असल में आर्यन की मौत का फरमान है। कोई सवाल नहीं, कोई दया नहीं, सिर्फ एक सजा, उसकी सीमा लांघने की सजा। और बस यहीं पर आर्यन की कहानी खत्म हो जाती है। आर्यन की मौत के बाद कहानी में एंट्री होती है देविका की। अब ये कोई रोमांच के लिए नहीं आई है, ये एक प्रोफेशनल घोस्ट हंटर है और वो यहाँ एक मकसद से आई है। आर्यन के पास तो बस एक कैमरा था, लेकिन देविका वो पूरी तैयारी के साथ आई है। उसके हाई टेक गैजेट्स देखिए। ये सब उसे एक पेशेवर इन्वेस्टिगेटर के तौर पर दिखाते हैं जो अपने काम को बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है। कह सकते हैं कि कहानी में वो साइंस और लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है। तो अब स्टेज सेट है एक जबरदस्त टकराव के लिए। एक तरफ है देविका की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ जंगल की वो प्राचीन शक्तिशाली आत्मा। बड़ा सवाल यही है कि क्या साइंस इस सुपरनैचुरल ताकत पर काबू पा पाएगा? ये नंबर कहानी का स्टेक और भी बढ़ा देता है। देविका से पहले 4 लोगों की लाशें उसी जंगल से मिल चुकी हैं, और हर बार पुलिस क्या कहती है? जंगली जानवर का हमला, केस बंद। इससे साफ पता चलता है कि देविका का सामना किसी आम चीज से नहीं बल्कि किसी बहुत ही घातक ताकत से होने वाला है। और यहाँ होता है दोनों के बीच आमना सामना। देविका पूरे कॉन्फिडेंस से भरी है, वो आत्मा को चैलेंज करती है, लेकिन आत्मा का जवाब उतना ही भयानक और सीधा। बस यहीं से टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। जिस चीज को हम देविका का सबसे बड़ा हथियार समझ रहे थे, उसकी टेक्नोलॉजी, वही उसे धोखा दे जाती है। आत्मा एक ही झटके में उसकी सोल कैप्चरिंग मशीन को चकनाचूर कर देती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो साफ साफ दिखाता है कि ये आत्मा किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और ठीक जब लगता है कि देविका भी मरने वाली है, कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। पता चलता है कि ये राक्षस असल में कोई राक्षस है ही नहीं, बल्कि एक विक्टिम है जिसका अतीत दर्द और धोखे से भरा हुआ है। और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, देव की। अब इसकी ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं है, नहीं, इसकी शक्ति है प्राचीन रहस्यवाद और सहानुभूति में। और उसका वो चमकता हुआ पेंडेंट, वो इसी बात का सिंबल है। रतनलाल की कहानी ये इस पूरी हॉन्टिंग का, कह सकते हैं, दिल है। और ये हमारा नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देती है। जिस आत्मा से अब तक हम डर रहे थे, अब उसके लिए हमदर्दी महसूस होती है। सोचिए, एक सीधा साधा आदमी जिसे धोखे से मार दिया गया, और तो और पुलिस ने भी न्याय नहीं किया,
उसका गुस्सा, उसका बदला एक तरह से जायज लगने लगता है, भले ही उसका तरीका बिल्कुल गलत हो। तो फिर इसका हल क्या है? क्या देविका की तरह आत्मा को कैद कर लेना चाहिए? नहीं, देव का तरीका बिल्कुल अलग है। वो खतरे को सिर्फ खत्म करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उस आत्मा को शांति और न्याय दिलाने पर फोकस करता है। ये 3 कदम हमें दिखाते हैं कि हर समस्या का हल ताकत से नहीं निकलता। देव पहले हमदर्दी दिखाता है, फिर आत्मा को एक चॉइस देता है और आखिर में उसे आज़ाद कर देता है। ये सुपरनैचुरल प्रॉब्लम्स को सुलझाने का एक ज्यादा इंसानी और गहरा तरीका है। और आखिर में रतनलाल की आत्मा खुद मुक्ति मांगती है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि वो कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक फंसी हुई, दर्द में तड़पती हुई आत्मा है जो बस शांति चाहती है। और इस तरह कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आके खत्म होती है। अपनी टेक्नोलॉजी को फेल होते देख देविका अब पहले जैसी नहीं रही। वो विनम्र है, लेकिन साथ ही वो देव के तरीकों से बहुत इम्प्रेस्ड भी है। और वो फैसला करती है कि अब वो उसके साथ एक नए सफर पर निकलेगी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, क्या होगा जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सदियों पुराना रहस्यवाद एक दूसरे से टकराना बंद कर दें और साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें?